औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे बताइएगा, आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर है? जी, आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है? ठीक है जी, शुरू करते हैं। लास्ट टाइम वी स्टार्टेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और हम लोगों ने समझा था कि ये किस ग्रेड में है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स से कितने मार्क्स के सवाल आते हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 2-3 दफ़ा हम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी। इस ग्रिड के अंदर दो चैप्टर्स हैं, 14 एंड 15, और 15 का भी आज हम हल्का सा एक पोर्शन डिस्कस करेंगे आज की डिस्कशन में, क्योंकि असल में पहले ये दोनों चैप्टर्स कंबाइन सिंगल चैप्टर में होते थे। अब आई कैप ने इसको अलग कर दिया है। जो पुराने नेगोशिएबल्स हैं उनको अलग कर दिया, और जो आजकल चल रहा है मार्केट में चेक, उसको अलग करके चैप्टर 15 में ऐड कर दिया है। बट हम लोग इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे आज। तो वी लर्नड बाबे दी कहानी सीजन 1, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक बादशाह जो कि शिकार पे गया होता है, हिरण का शिकार करते करते बहुत आगे निकल जाता है। उसके वजीर मशीर जो है वो तलाश करते हैं बट उनको नहीं मिलता। तो वो थक हार के वापस चले जाते हैं महल में, ये सोचते हुए कि बादशाह महल में रानी के पास चला गया होगा। खैर, तो वो बादशाह, थका हुआ बादशाह, परेशान बादशाह रास्ता भूल जाता है। भूख उसको लग रही होती है तो वो जंगल में भटकता फिर रहा है। अचानक से उसको एक नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट से एक रोशनी दिखाई देती है। वो उस रोशनी का पीछा करते करते एक झोंपड़ी के पास पहुंचता है। उस झोंपड़ी में एक बाबा होता है, और वो बाबा उस बादशाह को खाना शाना खिलाता है। और उसके बदले जो बादशाह है वो एक कागज के ऊपर लिख के चला जाता है कि मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पर किसी और को 3 लाख दिरहम देने का वादा करता हूँ। फिर वो बादशाह ये कागज अपने बेटे को दे देता है। बेटा आगे ये कागज दुकानदार को दे देता है। दुकानदार आगे ये कागज अपने सप्लायर को दे देता है। तो इस तरह ये कागज ट्रेवल करता रहता है। इसको ट्रेवलिंग नोट कह लें, ट्रेवलिंग करेंसी नोट कह लें। ऑल्दो ये करेंसी नोट नहीं है, क्योंकि करेंसी नोट तो हुआ जिसके ऊपर बैंक की स्टैंप लगी हो। उस जमाने में चूंकि इस तरह के बैंक्स नहीं होते थे, तो ये वादे और इस तरह की पर्चियां ही चला करती थी। तो चूंकि इस स्टेटमेंट के अंदर एक प्रॉमिस है, एक वादा है कि भाई मैं तुम्हें या तुम्हारे कहने पर किसी और को इतने पैसे दे दूंगा। एक अनकंडीशनल सा वादा है। लाइबिलिटी है, एक बंदे की लाइबिलिटी है, दूसरे बंदे का एसेट है। कोई कंटिजेंसी नहीं है। ऑल्दो वी कैन डिसाइड द टाइम कि यार 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, 12 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो मेकर है इसमें, पेई है इसमें, दोनों एक बंदे के साइन है, मेकर के साइन आते हैं। फिर हमने ये देखा था कि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और बियरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर मैं कागज पे लिखूं कि मैं अपने साइन करूं और आगे अमार का नाम लिख दूं, तो अब वो अमार की मलकियत में आ गया। अमार आगे अपने साइन करे और वहीद को दे दे, तो अब ये वहीद की मलकियत में आ गया। वहीद अगर अपने साइन करे और आगे शाहजेब को दे दे, बट कागज के ऊपर साइन करने के बाद वहीद ने शाहजेब का नाम नहीं लिखा, सिर्फ उसको पकड़ा दिया, उसको हैंड ओवर कर दिया, तो अब ये बियरर बन चुका है। बियरर कहते हैं ओपन,
इस पर सिर्फ साइन आ रहे हो, तो जिसके भी हाथ में वो कागज आ जाएगा वो उसको इन कैश करा सकता है। तो प्रॉमिसरी नोट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और बियरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। मजीद हम लोगों ने इसकी जो देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग, बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसमें एक ऐसा वादा है जिसपे किसी भी किस्म की कोई कंटिजेंसी नहीं है, कोई कंडीशंस, कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं है। साइंड बाय द मेकर, जिसने बनाया वो साइन करेगा। टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल टाइम अ सर्टेन सम ऑफ मनी, या तो आगे डिमांड कर लो या हम एक रीजनेबल फ्यूचर टाइम डिसाइड कर लेते हैं, एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लेते हैं, एक डिटर्मिनेबल टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैं बादशाह 3 महीने के बाद तुम्हें इतने पैसे दूंगा, 4 महीने के बाद दूंगा, बसंत पे दूंगा, छोटी ईद पे दूंगा। तो एक टाइम फिक्स कर लिया, डिटर्मिन कर दिया। अ सर्टन सम ऑफ मनी, अब सर्टन सम ऑफ मनी से क्या मुराद है कि हमें वो अमाउंट भी लिखनी है जितना हमने उससे वादा किया। जैसे अगर आप नीचे गौर से देखें तो नीचे वाली मिसाल में 10,000 रुपया एक अमाउंट है जो कि लिखी जा चुकी है, ना सिर्फ न्यूमेरिक में बल्कि फिगर्स में भी, अल्फाबेटिकल भी हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये कैसे पे होगी? ये ऑर्डर पे हो सकती है या वो शख्स जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, तो ऑर्डरेबल है और बियरर भी बन सकती है। दो पार्टीज इसमें होती हैं, एक मेकर और एक पेई। मेकर कौन? जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, और पेई कौन? जिसको बना के दिया जा रहा है या जिससे वादा किया जा रहा है। शुरू में मेकर और पेई होगा, दो लोग होंगे तो प्रॉमिसरी नोट एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद मेकर सिर्फ लायबल होता है पेमेंट के लिए, और जो पेई है वो उसको आगे से आगे ट्रांसफर करता चला जाता है। ये चीज हम लोगों ने कल देखी। देन इसके कुछ एसेंशियल्स देखे थे और हमें समझ आ गई थी कि अगर मुझे इसकी डेफिनेशन आती है तो इसकी डेफिनेशन से ही पॉइंट्स उठा के उन्होंने एसेंशियल्स बनाए हुए हैं। जैसे ये इन राइटिंग होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए, और जो आपने अल्फाज लिखे हैं वो क्लियर अंडरटेकिंग दे रहे हो, ऑल्दो आप प्रॉमिस का वर्ड यूज करें या ना करें, बट एक क्लियर पैगाम पहुंच रहा हो, एक क्लियर आइडिया मिल रहा हो कि भाई इतने पैसे मैंने तुम्हारे देने और मैं तुम्हारा मकरूज हूँ, इंडेप्टेडनेस वाज़ेह शो हो रही हो, प्रॉमिस शो हो रहा हो कि भाई पे करना है। तो प्रॉमिस टू पे, सिर्फ ये लिख देना कि मैं तुम्हारा इतना मकरूज हूँ और मैंने तुम्हारे इतने पैसे देने हैं और मुझे इतना एहसास है, ये काफी नहीं है। देयर शुड बी अ प्रॉमिस टू पे। वर्ड यूज करें या ना करें, उसका कोई और सिनोनिम यूज कर लें, कोई मिलता जुलता वर्ड यूज कर लें, वो अलाउ है, मगर अक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। ये वाजिया होना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारा मकरूज हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं इतने पैसे दूंगा। डेफिनेट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, किसी ऐसे इवेंट पे डिपेंड ना करे जो कि अनसर्टन हो। भाई ए का बैरी जहाज आएगा तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आप उसको कंटिजेंट कर सकते हैं मगर उस इवेंट पे जो कि अकर होना हो। जैसे छोटी ईद ने आना ही आना है, बड़ी ईद ने आना ही आना है, रमजान ने आना ही आना है, अगस्त में 4 मंडे होते हैं, हर महीने में 4 मंडे होते हैं, 4 ट्यूसडे होते हैं, 4 वेडनेसडे होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं अगस्त की तीसरे मंडे को तुम्हें पैसे दूंगा। दिस इज अलाउड। ये सर्टन है, अनसर्टन नहीं है, क्योंकि वो दिन आना ही आना है। पर्टिकुलर प्लेस और स्पेसिफाइड टाइम उसके ऊपर डिफाइन भी किया जा सकता है। जो बना रहा है वो साइन करेगा, ड्यूली उसको ऑथेंटिकेट करेगा, और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर वो अपने अंगूठे का निशान भी लगा सकता है। देन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट सर्टन होनी चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है बिटवीन टू पार्टीज है ना, मेकर और पेई, तो ये सर्टन होना चाहिए। अगर प्रॉमिसरी नोट से पार्टीज आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही या सर्टन नहीं हो पा रही, तो फिर हम उसको प्रॉमिसरी नोट नहीं कंसिडर करते। और ये पॉसिबल नहीं है कि बादशाह अपना बनाया हुआ प्रॉमिसरी नोट अपने लिए इस्तेमाल करे, कि मैं बादशाह खुद से ये वादा करता हूँ कि मैंने तुम्हारे 3 लाख दिरहम देने हैं, ऐसा नहीं है। मेकर कैन नॉट बी पे। प्रॉमिसरी नोट में याद रखिएगा,
एक शख्स दो रोल में नहीं आ सकता। मेकर कैन नॉट बी पेड। जो अमाउंट लिखी जाएगी दैट शुड बी सर्टन, और वो किसी तरह से कंटिजेंट ना हो किसी एडिशन की या किसी सब्ट्रैक्शन के। यानी कि ऐसा ना हो कि 3 माह में पैसे दे दोगे तो इतने कम पैसे दे देना, 4 माह में दोगे तो इतना, 5 माह में दोगे तो इतना, साल में दोगे तो इतनी अमाउंट, ऐसा नहीं। एक फिक्स अमाउंट आपने रखनी है। ऑल दो इसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट ऐड किया जा सकता है, और इंटरेस्ट के एलिमेंट को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो फिर आपको वो भी सर्टन करना है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और कब से लेके कब तक हो रहा है, फिक्स इंटरेस्ट है या वेरिएबल इंटरेस्ट है। तो वो सारी कैलकुलेशन फिर आपने करके उस नोट पे देनी है। अगर आपकी लोकल करेंसी में नहीं है, अगर आपकी लोकल करेंसी में नहीं है तो फिर ये कन्वर्ट होगा एक्सचेंज रेट के मुताबिक, और वो एक्सचेंज रेट आप लिख सकते हैं इन एडवांस, वो भी अलाउ है, फिक्स कर लें वो भी अलाउ है, या उसको वेरिएबल छोड़ देंगे, उस वक्त जो रेट मार्केट में चल रहा होगा उसके मुताबिक हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी पेमेंट की जा सकती है, मगर इस प्रोविजन के साथ कि अगर दूसरी पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो सारी की सारी पेमेंट जो कि अनपेड होगी वो उसी वक्त ड्यू हो जाएगी। ये लीगल टेंडर में होना चाहिए, अपनी करेंसी में होना चाहिए। ऊपर हमने पढ़ा एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल, नीचे हम कह रहे हैं कि अपनी करेंसी में हो। और जब एक्सचेंज रेट ऊपर आ गया और कन्वर्ट होके हमारे ही रुपीज में आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली लीगल टेंडर के अंदर फॉल कर जाता है। तो अगर ए बी ने वादा किया है कि भाई इतने डॉलर्स दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारा मकरूज हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इतने डॉलर्स दूंगा, मगर जब देने की बारी आएगी तो दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू लोकल करेंसी। लोकल करेंसी पाकिस्तान में क्या चलती है, रुपीस। फर्दर लीगल टेंडर में जो चीज समझने वाली है वो ये कि ये करेंसी होनी चाहिए, गुड्स नहीं होना चाहिए। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि देने पैसे थे और हम कोई आइटम दे के कहानी को खत्म कर रहे हैं। नहीं, पैसे देने हैं, पैसों का वादा है तो पैसे ही देने हैं। कोई घोड़ा नहीं देना, कोई सामान नहीं देना, कुछ भी किसी भी तरह का बाटर आपने नहीं करना। तो ये कुछ हम लोगों ने सीजन 1 में देखा था फॉर प्रॉमिसरी नोट। मुझे बताइए इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉमिसरी नोट। आज हम इसका सीजन 2 और सीजन 3 करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक तो हमें कहानी समझ आई। वंस आपको ये सीजन 1 समझ आ गया ना, अब सीजन 2 समझना आसान है। सीजन 2 में हम क्या करेंगे, ले सीजन 2 बाबी दी कहानी सीजन 2। सीजन सीजन 2 में कुछ नहीं करना, सारी कहानी वही है। बस जब बॉलीवुड ने उसको रीमेक किया ना हॉलीवुड से, तो उन्होंने बादशाह के साथ एक और बंदा भी जोड़ दिया। कुछ तो चेंज लेके आना था ना, तो उन्होंने कहा बादशाह के साथ बाबे के घर पे खजांची भी गया था। बाकी सारी कहानी वही है, जंगल, हिरन, तलाश, वजीर, सब वही है। बस उन्होंने एक पार्टी एक्स्ट्रा ऐड कर दी, दैट वाज खजांची। खजांची कहते हैं ट्रेजरर को। ट्रेजरर जिसके पास बादशाह की मालो दौलत पड़ी होती है, खजाने का मालिक। आप यूं कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, बादशाह का फाइनेंस मिनिस्टर। तो हुआ कुछ इस तरह कि ये दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे, और ये दोनों ही उस हिरन का तलाश करते करते आगे निकल आए और गुम हो गए। बाकी वजीरों को लगा कि खजांची बादशाह को वापस महल ले गया होगा,
और खजांची और बादशाह असल में तो गुम चुके थे। अब ये दोनों पहुंचे बाबे की तरफ। बाबे ने अगेन इनको बड़ा अच्छा ट्रीट किया, बकरी शकरी काट के खिलाई, सब कुछ किया। बादशाह जब जेब में हाथ डालने लगा तो बादशाह की जेब में पैसे ही नहीं थे। मगर बादशाह का खजांची तो साथ बैठा हुआ था। जब खजांची से पूछा भाई पैसे लेकर आए हो, उसने कहा नहीं। बादशाह ने कहा अच्छा लाओ पर्ची लेकर आओ। बाबा गया, पर्ची लेकर आया। अब स्टेटमेंट बदल जाएगी। यहां पे क्या होगा कि चूंकि खजांची साथ बैठा हुआ है बादशाह के, खजांची बादशाह के बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, तो बादशाह ये लिखेगा, मैं बादशाह तुम खजांची को ये हुक्म देता हूं कि बाबे या बाबे के कहने पर किसी और को 3 लाख दरहम दे देना। स्टेटमेंट चेंज हो गई है। सिनेरियो 1 में, सीजन 1 में क्या था, वो अकेला बंदा था, तो उसने वादा किया और वादा करके चला गया। सीजन 2 में चूंकि खजांची उसके साथ साथ था, तो उसने खजांची को एक्सप्रेसली एक पैगाम लिख दिया कि जब भी बाबा या बाबा के कहने पे कोई और शख्स दरबार में आए, ये कागज लेकर आए, तो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुमने 3 लाख दरहम की पेमेंट कर देनी है। ये लिखने के बाद बादशाह ने अपने साइन किए, खजांची के साइन करवाए, खजांची के साइन करवाए, और बाबे ने भी अपना अंगूठा शगूठा लगा दिया। सारी कहानी हुई है। बस हमने 2 पार्टीज की जगह पे 3 पार्टी कॉन्सेप्ट ले आए, 2 पार्टीज की जगह पे 3 पार्टीज कॉन्सेप्ट ले आए, और वादे की जगह पे अब हुक्म आ गया। प्रोमिसरी नोट में था वादा, प्रॉमिस, यहां पे अब वादा नहीं है, वादा नहीं है, यहाँ पे हुक्म है। और हुक्म किसको किया जा रहा है? बाबे को नहीं, हुक्म किया जा रहा है अपने ट्रेजरर को, अपने खजांची को, कि तुमने इसके कहने इतने पैसे दे देने हैं। तुमने इसके कहने पे इतने पैसे अदा कर देने हैं। गेम समझ रहे हैं? सीजन 2 समझ आया? सीजन 2, अच्छा। इस तरह के डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला वाला क्या था? प्रॉमिसरी नोट। दूसरा वाला क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अगर मैं फीचर्स और डेफिनेशन की बात करूं, तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अब आपने जरा मेरे साथ साथ गौर करना है डेफिनेशन में कि क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है विद प्रॉमिसरी नोट। ले जी, वन बाय वन करके देखते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। क्या प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में था? जरा मुझे साथ साथ बताना है आप लोगों ने, क्या प्रॉमिसरी नोट भी राइटिंग में था? ठीक है, तो ये तो बात सेम हो गई। इंस्ट्रूमेंट है, इन राइटिंग है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, क्या वो भी अनकंडीशनल था, या उसको भी हमने अनकंडीशनल रखा था? ठीक है, मगर यहाँ पे ऑर्डर है, वहां पे ऑर्डर था या प्रॉमिस था? वहां पे प्रॉमिस था। साइंड बाय द मेकर, क्या वहां पे भी मेकर ने साइन किया था? क्या वहां पे भी मेकर ने साइन किया था, बादशाह ने साइन किया था? किया था। डायरेक्टिंग अब यहां से डिफरेंट है।
डिफरेंस, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक ये डिफरेंस था, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, किसी दूसरे बंदे को डायरेक्ट किया जा रहा है, किसी दूसरे बंदे को हुक्म दिया जा रहा है कि तुमने पे करना है। क्या प्रोमिसरी नोट में ऐसा होता था? नहीं। प्रोमिसरी नोट में क्या था? यहाँ पे हमने लिखा था कि बादशाह ने एक अनकंडीशनल प्रॉमिस किया हुआ है, मगर यहाँ पे ही इज डायरेक्टिंग समवन टू पे ऑन डिमांड, टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम अ सर्टेन सम ऑफ मनी। अब ये चीजें कॉमन है, वहां पे भी अमाउंट सर्टेन थी, ये सेम है। वहां पे भी आप फिक्स टाइम रख सकते हैं, डिटर्मिनेबल टाइम रख सकते हैं, या जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट आपके सामने लेकर आया जा रहा है, जिस टाइम पे डिमांड की जा रही है, बाकी कहानी वही है। टू और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये भी सेम है कि उस बंदे को दे दो जिसके नाम पे है, या जिसको आगे ऑर्डर किया गया, या जिसके हाथ में है और इंस्ट्रूमेंट ओपन है, देन इट विल बिकम बियरर। बियरर के लिए सिर्फ साइन होना जरूरी है, आगे जिस बंदे को ट्रांसफर किया जा रहा है उसका नाम नहीं लिखते, साइन ओनली। मगर जब मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो साइन के साथ मुझे नेम भी लिखना पड़ता है जिसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। तो डेफिनेशन के अंदर मुझे जो चेंज नजर आ रहा है वो ये कि ये ऑर्डर है जिसमें मैं एक सर्टेन पर्सन को कह रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं कि भाई तुमने ये काम मेरा करना है, मगर प्रोमिसरी नोट में दैट वाज अ प्रॉमिस बाय द मेकर हिमसेल्फ। फिर एक डिफरेंस के वहां पे दो पार्टीज थी, दो पार्टीज कौन सी थी? एक मेकर था, भाई वहां पे क्या था, एक मेकर था और मेकर के साथ पेई था। एक मेकर था और मेकर के साथ पेई था। यहाँ पे भी मेकर है, यहाँ पे भी मेकर है, मगर उस मेकर का नाम हमने चेंज कर दिया। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट वही है, मगर चेंज क्या है कि हमने इनके नाम बदल दिए हैं और एक तीसरी पार्टी को ऐड कर दिया है। अब हम लोग मेकर को कहेंगे ड्रॉर। ड्रॉर जिसने बिल ड्रॉ किया है, जिसने बिल बनाया है, जिसने बिल लिख के दिए, ड्रॉ किया, बनाया, पर्सन हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। पेई, पेई वही शख्स है जो कि पहले वहां पे पेई होता था, जिसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया जा रहा है, जिसको पेएबल है। और तीसरी पार्टी जो नई ऐड हुई है, खजांची, वो कहलाती है ड्रॉई। वो क्या कहलाती है? ड्रॉई। ये वो शख्स है जिसको ऑर्डर किया जा रहा है कि भाई तुमने इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखी हुई अमाउंट को पे करना है। तो वहां पे दो पार्टीज थी, यहाँ पे तीन पार्टीज हैं। हमारे पास एक बाबा था, हमारे पास एक बादशाह था, हमारे पास एक खजांची था। ये बाबा, मुझे बताइए, ड्रॉर है, पेई है, या ड्रॉई है? बताएं, ये बाबा ड्रॉर है, ड्रॉई है, या पेई है? ये बाबा जिसको पेमेंट होनी है, जिसको पेमेंट होनी है, जो हमारा पेएबल है, ये हमारा पेई है। अगर आपको भूल गया तो प्रोमिसरी नोट के अंदर भी ये हमारा पेई हुआ करता था, तो ये हमारा पेई है। बादशाह जो कि ये इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, ये ड्रॉर है या ड्रॉई है? ये ड्रॉर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोमिसरी नोट का मेकर और बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉर सेम पर्सन है? कहना इसे कि एक तरफ का मेकर और एक तरफ का ड्रॉर सेम पार्टीज हैं? ठीक है।
और ये जो तीसरी पार्टी ऐड हुई थी खजांची वाली पार्टी, ये मेरा ड्रॉई है। इसको हुक्म मिल रहा है, इसको ऑर्डर मिल रहा है कि तुमने ये अमाउंट देनी है, तुमने ये अमाउंट देनी है। बात समझ आ रही? गेम समझ आ रही? अब अगर मैं इसके स्पेसिफिक की बात करूं, तो अगेन मिलती जुलती सी बातें। डेट वहां पे भी थी, यहाँ पे भी है। अमाउंट हमने वहां भी देखी थी, यहाँ भी देखी थी। 3 months आफ्टर द डेट ऑफ XYZ टू इज ऑर्डर पे कर देना फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पे ड्रॉई आ गया, वहां पे ड्रॉई नहीं था। बाकी सारी कहानी वही है। तो सिर्फ मैंने क्या चेंज किया, मैंने ड्रॉई को ऐड कर लिया। तो अगर मुझे एक प्रॉमिसरी नोट को बिल ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट करना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? नंबर वन, प्रॉमिस को खत्म करके वादा कर दूं? नहीं, प्रॉमिस और वादा तो एक ही होते हैं। तो प्रॉमिस को खत्म करके एक नई पार्टी ऐड करूं और उस नई पार्टी को हुक्म दूं कि तुमने मेरे लिए ये काम करना है, और उसके साइन भी उसी कागज पे ले लूं। तो मेकर इवॉल्व होके बन जाएगा ड्रॉर। मेकर के एंड के ऊपर भी आर आता है और ड्रॉर के एंड के ऊपर भी आर आता है। तो अभी आप अगर कभी भूल जाएं तो ये टोटका है, उसको याद रखने का। मेकर जिसके एंड पे आर आ रहा है वो बादशाह था, तो यहाँ पे भी ड्रॉर जिसके एंड पे आर आ रहा है वो बादशाह। पे हमेशा कॉमन रहेगा, जो तीसरी पार्टी है वो ड्रॉई बन जाएगी। एम आई क्लियर? यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी? हम काफी सुकून से इस एरिया को देख रहे हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बट यहां तक कोई मसला, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, मुझसे डिस्कस करें। जी, यहां तक ऑल ओके? बिल ऑफ एक्सचेंज समझ आ गई? ठीक है। तो हमने निगोशिएबल के अंदर प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल्स को देखा था। आइए बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स को देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स, इन राइटिंग वो भी था, इन राइटिंग ये भी है। अब अगर आपको उसका इन राइटिंग याद है ना, तो यहाँ पे भी आपने वही कहानी लिख देनी है एज इट इज। जो प्रॉमिसरी नोट में याद किया ना, यहीं पे वो बातें आप रिपीट कर सकते हैं। वहां पे भी हमने देखा था कि डेफिनेट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। सेम बात यहाँ पे रिपीट की जा सकती है। वहां पे भी सर्टेन पार्टीज थी, सेम बात रिपीट कर दें। सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर, सेम बात को रिपीट कर दें। सर्टेन होना चाहिए, सेम बात को रिपीट कर दें। बस फर्क कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ऑर्डर है और पार्टीज एक ड्रॉई ऐड हो गई है। तो अगर आपने प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल्स याद कर लिए, तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के दोबारा से याद नहीं करने, सिर्फ ये दो एडिशनल बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आसान हो गया, गेम मजीद आसान कर दी मैंने आपकी। चले, यहाँ पे अब आपने एक अपना होमवर्क नोट करना है। एक चीज नोट करें, मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा आज, बल्कि दो टास्क दूंगा आपको आज। वो आपने मेरे लिए करके आने हैं, और उसके बाद हम इसको कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टास्क नंबर 1। आपने डिफरेंस निकालने हैं बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, और वो डिफरेंस 5 से कम नहीं होनी चाहिए। वो डिफरेंस 5 डिफरेंसेस से कम नहीं होने चाहिए। अभी जो मैंने आपको दो बताया ना, वो सामने सामने थे।
अब आप जरा जब किताब से डिटेल में पढ़ेंगे ना प्रॉमिसरी नोट क्या है और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो आपको मजीद बातें भी इसमें मिलेंगी। तो थोड़ा सा आपने इसके ऊपर सर्च जरूर करनी है, फिर हम उसको कल डिस्कस कर रहे होंगे। ऑल्दो किताब ने इसके डिफरेंसेस हमें बना के दे दिए हैं, मगर मैं इसको ऐसे कवर नहीं करवाता। मैं चाहता हूं कि पहले बच्चा उस पर थोड़ी सी तहकीक करे, कंपेयर करे, और फिर मुझसे पूछे जो बात उसको समझ नहीं आई। टॉपिक आपको दोनों आ गए हैं, मगर अब इसमें थोड़ी सी हार्डवर्क मुझे आपसे चाहिए। तो क्या मैंने कोई मुश्किल काम तो नहीं दे दिया? कर लेंगे। मुझे आपने बताना है ग्रुप में रात तक, मुझे आप लोगों ने बताने हैं कि कितने डिफरेंसेस आप लोगों ने निकाले हैं, कितने आपको किताब से मिल गए हैं, जब आपने कंपेयर किया तो कौन से कॉमन थे, और जो समझ नहीं आ रही वो मुझे आपने बताना है कौन सा। फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब सुने। चैप्टर 14 की जब मैं बात करता हूं तो चैप्टर 14 में बस प्रॉमिसरी नोट है और बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक उसमें से गायब कर दिया उन्होंने, चेक को उठा के ले गए चैप्टर नंबर 15 में। बट अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज इस पॉइंट में समझ आ गया है ना, तो चेक समझना अब 2 मिनट की बात है। तो मैं चैप्टर 15 का कुछ स्टार्टिंग पोर्शन यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। ये आपको 14 में नहीं मिलेगा, ये आपको 15 में मिलेगा। तो ये वहां से आप लोगों ने देखना है। बाबे दी कहानी सीजन 3। बाबे दी कहानी सीजन 3। ले जी, तैयार है सीजन 3 के लिए? शुरू करें। बाबे दी कहानी सीजन 3। अब इसमें एक तड़का लगा। इन्होंने किया इस तरह कि सीजन 1 में क्या था, खाली बादशाह गया था। जब हमने सीजन 1 देखा तो सीजन 1 में खाली बादशाह गया था। जब सीजन 2 आया तो उन्होंने एक और एक्टर भी कास्ट कर लिया, बादशाह प्लस खजांची। जब सीजन 3 आया ना, तो उन्होंने कहा कि यार देखो, हम ये चाहते हैं कि दोनों सीजन्स का कंबाइन इफेक्ट इसमें आ जाए। हम चाहते हैं कि बादशाह जाए, जाए बादशाह, मगर वो प्रॉमिसरी नोट ना बना के आए, वो ऑर्डर दे के आए। बादशाह ही जाएगा, खाली बादशाह जाएगा, यानी कि सीजन 1 वाला बादशाह जाए, मगर काम सीजन 2 वाला करके आए। बात समझ आ रही? जाएगा सिर्फ बादशाह, मगर जो वो डॉक्यूमेंट देकर आएगा वो सीजन 2 वाला होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज पे आप याद करें, हमने खजांची के साइन लिए थे जिसको ऑर्डर किया था। सीजन 3 में अगर सिर्फ बादशाह जा रहा है, कोई खजांची नहीं जा रहा, तो वो जिसको ऑर्डर करेगा वो साइन कैसे लेगा? ये एक उनके सामने सवालिया निशान खड़ा हो गया। इतने में दुनिया ने मजीद तरक्की कर ली और एक कॉन्सेप्ट आया यूनिवर्सल, बल्कि कंट्री वाइड खजांचियों का, जिसको हम प्यार से कहते हैं बैंक। बैंक। और हमें बैंक से मिलती है एक चेक बुक। बैंक से क्या मिलती है? एक चेक बुक। उस चेक बुक पे क्या होता है? उस चेक बुक के ऊपर सबसे पहले ऊपर तो बैंक का नाम लिखा आ रहा होता है। यहाँ पे कहीं डेट आ रही होती है, यहाँ पे लिखा आ रहा होता है कि टू दिस
अमाउंट कितनी देनी है, ये देनी है, नीचे यहाँ पे साइन आ रहे होते हैं और यहाँ पे वो दूसरी अमाउंट लिखी आ रही होती है। अब टेक्निकली देखा जाए तो जब मैं चेक बनाऊंगा या जब बादशाह चेक बना के दे के आएगा तो वो अपने ही बैंक को ऑर्डर कर रहा है कि भाई इसको इतने पैसे दे देना। बैंक क्या है? उसका खजांची। बैंक के पास बादशाह के सारे पैसे पड़े हुए। तो इस केस में सीजन 1 की तरह बादशाह अकेला जा रहा है, सिंगल हैंडेडली जा रहा है। बट जब वो चेक निकाल के साइन करके देगा तो वो अपने खजांची को हुक्म कर रहा है, ऑल दो खजांची वहां पे मौजूद नहीं है, बट चूंकि इसका नाम यहाँ पे लिखा आ रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उजागर हो गई। तो सीजन 3 इज अ मिक्सचर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजन 1 एंड सीजन 2, जिसके अंदर बैंक को इन्वॉल्व किया जाता है बतौर खजांची। और बैंक आपके साथ साथ तो नहीं फिरता। तो अगर आपकी जेब में चेक बुक है तो आप अपने बैंक को ऑर्डर कर रहे होते हैं कि भाई मेरे कहने पे इस बंदे को जब ये मांगे पैसे दे देना, ये बंदा या इससे ताल्लुक रखता कोई और बंदा। तो चेक समझ आया? इसमें खजांची है मगर गायब है। खजांची इज समवेयर एल्स, बट उसको ऑर्डर यहीं से पास ऑन कर दिया गया। सीजन 1 में बना था प्रॉमिसरी नोट, सीजन 2 में बना बिल ऑफ एक्सचेंज, सीजन 3 में क्या बन गया? चेक। क्या यहाँ पे दो पार्टीज हैं या तीन पार्टीज हैं? अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे दो पार्टीज हैं या तीन पार्टीज हैं? याद रखना है यहाँ पे भी तीन पार्टीज हैं। अगर कभी भूल जाए, अगर कभी भूल जाए तो सीजन 3 में 3 और 3 में 3 याद रख लीजिएगा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि बैंक चूंकि साथ नहीं था तो वो पार्टी काउंट नहीं होगा। नहीं, बैंक पार्टी है, बैंक आपका ड्रॉई है, बैंक आपका ड्रॉई है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो बड़े इसने प्यारे से अंदाज में लिखा हुआ है कि चेक जो है ना वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। ये ड्रॉ किया जाता है स्पेसिफाइड बैंकर को। बट बट ये सिर्फ और सिर्फ ऑन डिमांड होता है। ये बात आपने याद रखनी है। चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड। जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे बैंक आपको पैसे पे नहीं करेगा। डिमांड होगी, बंदा चल के बैंक जाएगा, तभी जो है वो उसको पेमेंट की जाएगी। तो ये ऑलवेज ऑन डिमांड होता है। सारे के सारे फीचर्स बिल ऑफ एक्सचेंज वाले ही हैं, बस फर्क ये है कि एक स्पेसिफाइड बैंकर है और नॉट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। डिमांड करेंगे तो पेमेंट होगी। यहाँ पे भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन सकता है और बियरर इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। आपने सुना होगा ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक पे क्या होता है कि साइन करके दे दिया, ये खाली छोड़ दिया। अब एक साइंड चेक, एक चेक जो कि साइन हुआ हुआ है, ये खुद कुछ बम होता है उस बंदे के लिए कि अगर किसी को राह चलते वो चेक मिल जाए तो वो अपना नाम लिखेगा, नीचे अमाउंट लिखेगा और बैंक में जाके पैसे इन कैश करवा देगा। इसलिए कहते हैं कि इसको साइन चेक करके अपनी जेबों में नहीं लेके फिरना, अदरवाइज अगर ये गुम जाए तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। यानी कि ये ऑर्डर भी है, ये बियरर भी है। बियरर कब होगा? जब साइन किए जाएंगे मगर ऊपर नाम नहीं लिखा जाएगा। और ऑर्डर कब होगा? जब साइन भी होंगे और उस बंदे का नाम भी आ रहा होगा जिसको आगे ट्रांसफर किया गया। मगर ये हमेशा उसी वक्त पेबल माना जाएगा जब ये डिमांड किया जाए, बैंक में जाके वो चेक
काउंटर पे रखा जाए, कैशियर को दिया जाए, तभी इसकी एक्सेप्टेंस होगी। अदरवाइज आप किसी और तरीके से इसको नहीं कर सकते। तीन पार्टीज वहां भी थी, तीन पार्टीज यहां भी हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। ड्रॉर कौन? बादशाह जो चेक बना रहा है। ड्रॉई ये बैंकर जो कि बादशाह के कहने पे पैसे देगा, यानी कि वो चेकबुक पे लिखा हुआ बैंक का नाम। और पे जिसको पेपर, जिसको पेपर। क्या चेक समझ आ गया? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हमेशा याद रखनी है, ये वाली। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, जो कि डिफरेंस है बिटवीन चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, जो मेन डिफरेंस। इसके एसेंशियल्स ये भी इन राइटिंग, सेम बातें। यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ पे एक्सप्रेस ऑर्डर है, सेम बात। डेफिनेट है, अनकंडीशनल है, हमें पता है। ड्रॉअर के साइन होते हैं, हमें पता है। पार्टी सर्टन है, हमें पता है। अमाउंट सर्टन है, हमें पता है। देयर शुड बी एन ऑर्डर टू पे, ये हमें पता है। स्पेसिफाइड बैंकर होना चाहिए, चल गया पता। और मेन डिफरेंस, इट मस्ट ऑलवेज बी पेबल ऑन डिमांड। इट मस्ट ऑलवेज बी पेबल ऑन डिमांड। ये चेक का पोर्शन कहाँ मिलेगा? मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर 15 में, 14 में नहीं, आपको नजर आए। अच्छा ये बताएं अगर आपको हमारी एक पुरानी मिसाल याद हो। एक फल वाला था, एक अमीर बंदा था। इस अमीर बंदे ने फल खरीदा था और इसको चेक दिया था। ये फल वाला चेक घर लेके चला गया था, बच्चों को दिखाया था। उसकी पहली बड़ी पेमेंट थी, तो उसने दीवार पे चेक चिपका कर दिया था। और उसके बाद टाइम लिमिट क्रॉस हो गई, उसने चेक को कैश नहीं करवाया था। कुछ कुछ कहानी याद आ रही? हमने कहानी बनाई थी जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे थे, टाइम बाट। उसी से रिलेटेड मेरा आपसे एक सवाल है। जब इस अमीर बंदे ने चेक दिया था फल वाले को, तो क्या इसका मतलब ये था कि पेमेंट हो गई है उसको? जब अमीर बंदे ने चेक दे दिया था फल वाले को, तो अमीर बंदे को ये लगा था कि उसने पेमेंट कर दिया। ऐसा ही होता है नॉर्मली, जब हम लोग चेक दे देते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपना डेट खत्म कर दिया, हमारी लाइबिलिटी वो चेक पे करके खत्म हो गई है। मगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये कहता है कि अ चेक डज नॉट मीन दैट द पार्टी हैज रिसीव्ड पेमेंट, जब तक कि वो उसको बैंक में जाके कैश ना करा ले या कलेक्ट ना करवा ले। तो ये लाइन पढ़ते हुए ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात निगोशिएबल कर रहा है कि चेक देने का सिर्फ ये मतलब होता है कि आपने एक गारंटी डॉक्यूमेंट दे दी है। असल मजा तो उस वक्त आता है कि जब वो बैंक से कैश भी हो जाए। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर मुझे किसी सप्लायर को चुप करवाना होता तो मैं उसको चेक दूंगा, और चेक दूंगा 10-15 दिन के बाद का। और मुझे पता है कि उस चेक, मतलब जिस बैंक का मैंने चेक दिया ना, उस बैंक के उस अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये कहते हैं कि सिर्फ चेक देना आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं कर देता जब तक कि वो कैश ना हो जाए। क्योंकि बिजनेसेस के अंदर इस तरह के धोखे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। करवाना जरूरी है, जब तक कैश नहीं होगा आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती। जस्ट लाइक ये फल वाले भाई, ये फल वाले भाई ने भी बाद में टाइम बाउंड होने के बाद चेक कैश करवाया।
अमीर आदमी के साथ उसने लिख के दिया, तो वो एक कहानी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ी थी। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अगर आपको प्रॉमिसरी नोट याद है तो बिल ऑफ एक्सचेंज का सफर आसान हो जाता है, और अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार हो गया है तो चेक के लिए मजीद सफर आपका आसान हो जाता है। तो हम लोगों ने ये सारी बातें कवर की। अब यहां पे लिखें टास्क नंबर 2। आपने डिफरेंस निकालने हैं बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। निकाल लेंगे। तो प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज का निकालना है, और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का चेक के साथ डिफरेंस निकालने हैं 5, ज्यादा नहीं कर सकते। ओका हो गया। चलिए जी, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई बात? ठीक। व्हाट्सएप आपको पता है ओपन है, तो हम वहां पे दोबारा से भी बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक के मिड में ये सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा एक दफा। संडे को टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद ईद तक आपको छुट्टियां मिलेंगी, आप तैयारी करेंगे, और ईद के बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर देंगे संडे। एक मिड तो याद करें आपका हो गया हुआ है। एक और मिड है इस संडे को, इसको नहीं, नेक्स्ट संडे को। वो चैप्टर 1 प्लस 11 से लेके 18 तक का। हाँ जी, नेक्स्ट संडे को है, इस संडे को नहीं है, क्योंकि ट्यूसडे को टेक टेस्ट हो गया आपका 1 और 18 का। तो अब अगला संडे, ये संडे छोड़ के अगला संडे। अगला संडे मैंने क्यों रखा, ट्यूसडे क्यों क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपका पहले एक दफा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए, और फिर आप सुकून से एक ग्रैंड टेस्ट दें, एक मिड दें, उसके बाद छुट्टियां लें ईद तक, और फिर ईद के बाद आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक दफा फिर से घुमा रहे होंगे आप। ठीक। तो बच्चों के वसी तर मुफाद में मुझे थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज करना पड़ा, और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि इस सेशन के अंदर 2 ईदें हैं। तो 2 ईदों का मतलब है कि तकरीबन 15 से 18 दिन गए। चले खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, आपका टाइम मजीद जाया नहीं करता। हम लोग मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। अभी चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाली हैं, बहुत सारी निटी-ग्रिटीज हैं, तो इसको हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली करेंगे, ताकि आप लोग साथ साथ उसको तैयार भी करता रहें। कोई जल्दबाजी हमें नहीं है। हम लोग मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।